जब स्टूडेंट कोचिंग को ज्वाइन करता है तो वहाँ उसको एक ही मोटिवेशन मिलता है कि अगर तुमने किसी भी तरह करके किसी भी एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाएगा। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। तो नीट में कितना बड़ा धांधली हुआ वो हम सबको पता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मनोज। उसका पिता एक नॉर्मल किसान था जो किसानी करके अपनी पूरी छोटी सी फैमिली का पेट पालता था। और फिर महीने बीतता है, साल बीतता है और अब 2 महीने का मनोज 2 साल का हो चुका था। अपने 2 साल के बेटे को अपनी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने ले जाता है। वहाँ उसका एडमिशन तो हो जाता है लेकिन मनोज के पिता का यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हर रोज़ उसके पिता को 2 साल के मनोज को उसका स्कूल पहुँचाना था और वो भी घर का सारा काम छोड़ करके। लेकिन मनोज के पिता इस धर्म को बड़ी ही खुशी के साथ निभाता है। और फिर कुछ साल के बाद मनोज का 10th का रिजल्ट आता है जिसमें मनोज 95% लाता है। ये देख करके उसके पिता का गर्व से छाती चौड़ा हो जाता है, क्योंकि गांव के हर एक कोने में उसका बेटे का ही चर्चा हो रहा था। तभी उसके पिता को कोई एक एडवाइस देता है कि आपके बेटे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर आपने इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो आगे जाकर के ये बहुत कुछ बड़ा करेगा। लेकिन शायद उसके पिता ने उसके पोटेंशियल को गलत जगह लगाने का डिसीजन ले लिया। उसके पिता ने बिना कुछ सोचे स्टूडेंट का कैपिटल पटना भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जॉब का अच्छी तैयारी करवाया जाता था। लेकिन शायद इसके पिता को ये मालूम नहीं था कि ये गवर्नमेंट जॉब उसका बेटा का ही बलिदान ले लेगा। आज से कई साल पहले इंडिया भी अलग अलग किंगडम में बंटा हुआ था, जिसमें राजा हमेशा सोचता था कि अच्छे से राज्य को कैसे चलाना है और उसके साथ साथ बाहर की अटैक से भी कैसे बचाना है, जिसके लिए वो अलग अलग लोगों को हायर करता था और सबका अलग अलग ड्यूटी होता था। कौन सोल्जर बनेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन टैक्स कलेक्ट करेगा और कौन महल का साफ सफाई करेगा, इन सब के लिए लोगों को हायर किया जाता था। और इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, इसके लिए एक कास्ट स्केल होता था। मतलब कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा और सोल्जर का बेटा सोल्जर बनेगा। लेकिन फिर आया ब्रिटिश, जिसने राजा महाराजाओं को हरा करके पूरी इंडिया पर अपना कंट्रोल ले लिया। लेकिन क्योंकि भारत इतना बड़ा था, जहाँ कल्चर अलग था, लैंग्वेज अलग था और ऊपर से किसी भी इंडियन को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, जिसके कारण अंग्रेज को इंडिया में रूल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। और इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सबसे ऊपर ब्रिटिश बैठा हो, उसके नीचे एक ब्रिटिश का लॉयल इंडियन आदमी हो जो हो इंडियन लेकिन बात करता हो ब्रिटिश जैसा। और इस एडमिनिस्ट्री की शुरुआत हुआ 1935 में, जब ब्रिटिश ने कुछ एलिट इंडियन को इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन देना शुरू किया। एज ए रिजल्ट इस एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो ब्रिटिश की लैंग्वेज को समझ चुका था, उसकी अंग्रेजी लाइफ को अपना चुका था, जो ब्रिटिश की कल्चर को सुपीरियर और इंडियन कल्चर को इन्फीरियर मान चुका था। और फिर ईयर आया 1953, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर्ड एक्ट 1953 पास किया गया और यहाँ से पहली बार इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट आया गवर्नमेंट एग्जाम का। इसके पहले जितने भी एम्प्लॉय को हायर किया जाता था उसको कंपनी के डायरेक्टर हायर करते थे। लेकिन 1953 के बाद इंडिया के अंदर मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस का शुरुआत हुआ, जिसके बाद कोई भी इंडियन मेरिट बेस्ड एग्जाम को क्वालिफाई करके सिविल सर्विस बन सकता था। और इसके पास इतना पावर होता था कि एक सिग्नेचर से हजारों किसान को फांसी पर चढ़वा सकता था। जिसके बाद इंडिया के लोग सोचने लगे कि हमारे जैसे दिखने वाले लोगों के पास इतना पावर कैसे आया, जो हमारे जैसे लैंग्वेज बोलता, हमारी कल्चर को फॉलो करता है, उसके पास इतना पावर कहाँ से आया। जिसके बाद धीरे धीरे इंडियन लोगों में कि अगर पावरफुल बनना है तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से बर्थ हुआ गवर्नमेंट जॉब की क्रेज का।
गवर्नमेंट जॉब बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इंस्टा या यूट्यूब पर यूपीएससी मोटिवेशन, एसएससी मोटिवेशंस सर्च करोगे तो आपको उसमें दो ही चीज़ दिखेंगे। पहला, जिसमें कोई एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम का जर्नी दिखा रहा होगा, तो कोई एस्पिरेंट एग्ज़ाम के बाद लाइफ स्टाइल। लेकिन ये दो पिलर के बीच में इतना बड़ा खाई होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को अपना जान दे करके इस खाई को भरना पड़ता है। अगर आप डेटा देखोगे तो 1979 में 1,742 लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। 1991 में 2,09,449 लोगों ने और 2001 में 2,25,055 लोग। वहीं 2025 में 14,50,000 लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था। ऐसे ही रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में भी हुआ है। 1990 के बाद गवर्नमेंट जॉब का क्रेज एक्सपोनेंशियली बूम किया है, और क्योंकि इतना सारा स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही। और अगर आपको ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको 1% में आना पड़ेगा, और यहीं एक इकोसिस्टम का बर्थ होता है जिसे बोला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये आपको भरोसा दिलाता है कि हम आपको टॉप 1% में लेकर के आएंगे। और जब स्टूडेंट कोचिंग को ज्वाइन करता है तो वहाँ उसको एक ही मोटिवेशन मिलता है कि अगर तुमने किसी भी तरह करके किसी भी एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाएगा। तुम्हारी लाइफ में जो भी ड्रीम है तुम इस जॉब के ज़रिए पूरा कर सकते हो। और फिर स्टूडेंट जान लगा देते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 2 साल तक लगातार मेहनत करता है, सारे फंक्शन से दूर रहता है, इंटरटेनमेंट के नाम पर बस ऑनलाइन क्लास करता है, और फाइनली जब 2 साल के बाद एग्ज़ाम देने जाता है तो वो अपने मन में सोचता है कि अब फाइनली हम अपनी माँ बाप की लाइफ को बदल देंगे। और जैसे वो एग्ज़ाम दे करके घर आता है, पता चलता है कि जिस पेपर को वो देने गया था वो पेपर तो 2 दिन पहले ही बिक चुका था, मतलब कि वो पेपर लीक हो चुका था। जिसके बाद वो स्टूडेंट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कई सारे स्टूडेंट गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन इन सब का कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। अगर हम रिसेंट का एग्जांपल लें तो नीट में कितना बड़ा धांधली हुआ वो हम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया गया है। बस पनिशमेंट के नाम पर 1 से 2 ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इससे पहले भी जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था तो उसका भी अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं लिया था, और आज तक उसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो आज तक किसी को पता नहीं है। हम यहाँ सीधा पेरेंट्स से अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने बच्चे पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बच्चे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।